हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 22 फरवरी के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज के एडिटोरियल में हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं जो बात करेगा न सिर्फ इंडिया यूएस रिलेशंस के ऊपर, बल्कि उसके अलावा जो जुडिशियल पेंडेंसी है, जितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, फीमेल टीचर्स के नंबर बढ़ने से सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो सकता है, और कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे जो बहुत रेलेवेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो बात करता है इंडिया यूएस टाइज की, लेकिन फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव, कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट जो अमेरिका में हुई और उनके नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इंडिया यूएस टाइज कैसे ट्रेड को और बढ़ोतरी की ओर ले जा सकते हैं। ये टॉपिक पेपर 2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री कोई है तो यूएसए है, तो उसके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में जो कोर कंसर्न है वो ये बताया गया कि अगर आप इंडियन इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से देखें कि भारत और अमेरिका के संबंध तो लगातार बढ़ रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन इंडस्ट्री के लिए किस दिशा में चीज़ें जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच में टारगेट है कि 2030 तक जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है उसको 300 बिलियन तक पहुंचा देंगे। भारत और अमेरिका के बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो गुड्स में अगर हम काउंट करें तो 124 बिलियन है, और अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइंड तरीके से देखें जिसमें सर्विसेज एक बड़ा सेक्टर है, तो अराउंड $190 बिलियन का हमारे बीच में द्विपक्षीय व्यापार है, जहां भारत के पास एक सरप्लस है, यानी भारत सर्विसेज को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और हम चीज़ें उनसे कम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हमें फ़ायदा होता है अमेरिका के साथ ट्रेड में। तो हमने टारगेट लिया है कि हम 300 बिलियन को रीच करेंगे बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक। और डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद पहले फोकस किया कि भाई अमेरिका से जो चीज़ें इंडिया आती हैं उनके ऊपर टैरिफ बहुत लगता है, टैरिफ घटाओ, नहीं तो हम आपकी चीज़ों पर भी टैरिफ लगा देंगे, ताकि आपकी सर्विसेज और आपके गुड्स भी अगर अमेरिका में एंटर होंगे तो वो महंगे हो जाएंगे। इस बात पर ध्यान देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ एग्रीमेंट्स भी किए, लेकिन फिर भी इस विजिट से क्या फायदे हो सकते हैं, किन एरियाज पे हम और पुश कर सकते हैं। तो यहाँ 6 कोर पॉइंट बताए गए हैं इस आर्टिकल में। तो देखिए, जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि आज हम अराउंड 190 बिलियन के आसपास हैं बायलैटरल ट्रेड में, जिसको हम 500 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। अब इस विजन को पूरा करने के लिए जो 6 पॉइंटर्स दिए गए हैं उनमें पहला पॉइंटर है कि हमें रिक्वायर्ड है कि पहले दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होता है, या नॉर्मली किसी भी देश के बीच में जो ट्रेड होता है, वो डिसाइड होता है कि कितना टैरिफ अप्लाई होगा। हर देश चाहता है कि दूसरे देश के साथ हम एफटीए करें, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, ताकि हमारे देश का सामान जो दूसरे देश में जा रहा है उसके ऊपर कम से कम टैरिफ लगे। टैरिफ मतलब वो टैक्स जो आप किसी गुड्स के ऊपर लगाते हैं जो बाहर से आपके देश में एंटर करता है, उससे आपकी कमाई भी होता है और सामने वाले के गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगने की वजह से वो महंगा हो जाता है। तो अगर 10 रुपये की चीज़ अमेरिका से इंडिया आ रही है और उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट 2 रुपये टैक्स लगा देगी, तो वो चीज़ इंडिया में जब मार्केट में आएगी तो 12 रुपये की हो जाएगी। तो अगर इंडिया की कोई गुड्स जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो 11 रुपये में अगर बन रहा होता है, तो वो तो मार्केट में 11 रुपये में बिक रहा है, लेकिन अमेरिका से 10 रुपये में ही आ रहा है वो, पर इंडिया में टैक्स लगा के इसको महंगा किया जा रहा है। तो टैरिफ से लोगों के गुड्स कम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। इसीलिए देश हमेशा एफटीए करना चाहते हैं, लेकिन एफटीए में काफ़ी सारे नुकसान भी हो सकते हैं अगर आपकी इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं है और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। इस सिनेरियो में ये रूल और ये अप्रोच रखी जाती है कि दोनों देश आपस में अगर एफटीए ना सही तो और डिटेल में ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं। तो उसी के तहत एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला फेज शुरू हो चुका है, जिसके तहत भारत और अमेरिका आपस में ट्रेड बैरियर्स को घटाएंगे और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे। यानी जो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है कि कितना किस किस तरह से किस तरह की लाइसेंसिंग होती है, इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। तो इन तरफ कदम बढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो टारगेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ 500 बिलियन का है, तो ये पहला स्टेप है जहां आपने एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत कर दी है, जिसमें आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, टैरिफ तो घटाएंगे ही, उसके साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे भारत से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, किस सेक्टर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भारत में किस चीज़ का फायदा है, किस चीज़ का एडवांटेज है भारत के पास, तो वो है चीप लेबर। तो जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लेबर इंटेंसिटी ज़्यादा लगती है, जहाँ पर प्रोडक्शन सस्ते में हो सकता है, उन प्रोडक्ट्स को आप इंडिया से अमेरिका में बेच सकते हो, सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और वहाँ से टेक्नोलॉजी और वहाँ के कुछ गुड्स हैं वो आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर गुड्स को भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश इस बार की गई है। इसके अलावा सीआईआई ने कहा है, जो इंडिया की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, कि हम फोकस करेंगे आईटी, फार्मा, गारमेंट्स और टेक्सटाइल पे फोकस किया जाए एज एन एक्सपोर्ट मार्केट। अभी क्या है ना कि आईटी को छोड़ दिया जाए तो गारमेंट्स और टेक्सटाइल में इंडिया से ज़्यादा एक बड़ा सेक्टर जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कंट्रीज, इवन वियतनाम, फिलीपींस और अब तो कंबोडिया भी अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। तो ज़रूरी है कि भारत उनके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करे और भारत से एक्सपोर्ट स्ट्रीमलाइन हो सके।
इतना ही नहीं, अमेरिका ने बोला कि भाई हमारी बाइक के ऊपर आप, मोटरसाइकिल्स के ऊपर आप टैक्स कम करो, हमारे गुड्स के ऊपर टैक्स कम करो। तो इंडिया ने भी कहा कि हम भी इन चीज़ों पर काम करेंगे, तो अमेरिका के लिए भी इंडियन मार्केट में एंटर करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। लेकिन ये एक पहला कदम है इस ओर। इससे भी बड़ी चीज़ जो पहले ही शुरू हो चुकी है वो है टेक्नोलॉजी के लेवल में पार्टनरशिप। और उसी के तहत टेक्नोलॉजी, और वो भी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपकी इकोनॉमी की सिक्योरिटी के लिए, आपकी देश की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, जैसे डिफेंस सेक्टर में हो गया, जैसे एआई हो गया, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में कोई टेक्नोलॉजी है जो आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर सकती है। तो उन चीज़ों पर इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रस्ट की शुरुआत हुई है। ट्रस्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। तो नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर जो यूएस इंडिया ट्रस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिया और अमेरिका मिलके जो भी स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट है, जैसे 5G डेवलप करो या AI डेवलप करो, उसमें इंडिया की गवर्नमेंट अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी कोलैबोरेट करेगा और एकेडमिया भी कोलैबोरेट करेगी। यानी मल्टी स्टेक होल्डर लेवल पर हम जो कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लाकर इन विषयों पर काम करेंगे। इसमें कई तरह की चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी इंडिया और यूएसए के बीच में इंडस एक्स इनिशिएटिव शुरू हो चुका था। इंडस एक्स और आईसेट, आईसेट वॉज इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये एग्रीमेंट भारत ने अमेरिका के साथ किया था, जिसके तहत भारत और अमेरिका में जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अमेरिकन देश की कंपनियां कई देशों के साथ ट्रेड और रिलेशंस को ग्रो नहीं कर सकती, जिनके साथ अमेरिकन गवर्नमेंट की एग्रीमेंट्स नहीं है, तो भारत उन लिमिटेड कंट्रीज में से एक कंट्री बन चुकी है जिसके साथ अमेरिका ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एग्रीमेंट कर लिया है। तो उस पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा इंडस एक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसके तहत डिफेंस और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को भारत के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। तो आईसेट, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंडस एक्स और अब ट्रस्ट, ये तीन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में हो चुके हैं। इससे भारत और अमेरिका AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करेंगे साथ में, जिससे चाइना का जो दबदबा है यहाँ पर हम उसको काउंटर करने में कामयाब हो पाएंगे। और कई ऐसे सेक्टर जैसे फिनटेक हो गया या फिर हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो गई, वहाँ पर हम कोलैबोरेट करके अपनी इकोनॉमी को भी फायदा कर पाएंगे और ग्लोबली भी एक सस्ता अल्टरनेटिव बना पाएंगे जो चाइना का जहाँ दबदबा है उसके मुकाबले में। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो बात करता है अगेन डिफेंस सेक्टर के बारे में। कोई दो देश अगर करीब हैं तो वो कितने करीब है, इससे पता लगता है कि क्या वो डिफेंस पे कोलैबोरेट कर रहे हैं या नहीं। तो कई सारे इनिशिएटिव्स की स्टार्ट हुई है इस एरिया में भी, जहाँ इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर और फोकस करने की बात की गई है, जिसमें एक 10 ईयर फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया, यानी 10 साल का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसके तहत भारत और अमेरिका के बीच में मेजर डिफेंस पार्टनरशिप होगी, जिसमें आप और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करोगे। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफेंस रिलेटेड, जैसे जैसे आप जो कोर डेटा है जो जनरली अमेरिका किसी के साथ शेयर नहीं करता, जो उनका क्लोज पार्टनर नहीं है, वो इंडिया के साथ होना स्टार्ट हो गया है। हमने पिछले 10-12 सालों में देखा है 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट इंडिया और अमेरिका के बीच में हुए थे, जैसे कॉमकासा, लेमोआ, JCMIUA। यानी अमेरिका अब भारत को मिलिट्री इंफॉर्मेशन दे सकता है। भारत के साथ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट होने की वजह से उनकी नेवल शिप्स इंडिया के जो जहां बेस है, या इंडिया की शिप्स जहां अमेरिका के बेस है, वहां पर जाके रिफ्यूल कर सकते हैं उन्हें अगर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है या फ्यूल की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन तरह की चीज़ों की वजह से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। और डिफेंस में हम फोकस कर रहे हैं हम को प्रोडक्शन के ऊपर, कि भाई हमें को प्रोडक्शन करना है ताकि भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट हो। अब जब भारत डिफेंस की डील करता है तो वहां पर ऑफसेट क्लॉजेस के ऊपर फोकस करता है। ऑफसेट क्लॉज का मतलब ये होता है, जैसे भारत में एक बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो भारत 50 फाइटर जेट्स खरीद रहा है और ये जेट्स खरीदने में भारत $50 बिलियन आपको पे करेगा वो जेट्स खरीदने के बदले में। तो जो ऑफसेट क्लॉज होता है उसके अंदर ये माना जाता है कि हम आपको इतना डील दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऑफसेट क्लॉज है, यानी इसमें से कई सारे इक्विपमेंट जो लगने वाले हैं, जो हो सकता है टायर लगे या कुछ ऐसी चीज़ें लगे, जो जरूरी नहीं कि आप उसको अपने ही देश में बनाएं, हो सकता है कोई इंजन कोई आपके देश में आके बनाना स्टार्ट नहीं कर दे, बहुत क्रिटिकल वो टेक्नोलॉजी होती है, पर कम से कम बाकी जो कंपोनेंट है उसका एक बड़ा सेक्टर आप इंडिया में तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना। तो शर्त ये होती है कि 50 बिलियन में से मान लो हम कह दें 10 बिलियन ऑफसेट क्लॉज के अंदर है, यानी उसको आपको भारत में आकर स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उन चीज़ों के ऊपर भारत में काम करना पड़ेगा ताकि भारत में भी उससे डिमांड जनरेट हो, भारत में भी उससे एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बने। तो भारत डिफेंस में अब ऑफसेट क्लॉज लगाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ भी। ऑलरेडी हम रशिया के साथ ब्रह्मोस की हम बात कर लें, इवन सुखोई के कुछ कंपोनेंट हम खुद से प्रोड्यूस करने लग गए हैं, अब तो को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हम अमेरिका के साथ भी अब करने लग गए डिफेंस के सेक्टर में। चौथा पॉइंट है एनर्जी कोऑपरेशन। यहाँ पर भारत ने
2008 में जब सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था, उसके बाद हमें उम्मीद थी कि भारत में बहुत से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेंगे, पर क्योंकि भारत एनएसजी का मेंबर नहीं था, तो भारत को कई देशों के साथ पहले एग्रीमेंट करने पड़े, जैसे जापान, आप जब कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तब जाके भारत को यूरेनियम और सप्लाईज मिलने आसानी से उपलब्ध हुए हैं। और इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी विवाद था, इसी कारणवश अभी तक अमेरिका की इन्वेस्टमेंट उतनी हुई नहीं। लेकिन अब हमें पता है कि हमें और एरियाज में कोलैबोरेट करना है, और अमेरिका एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर भी बन चुका है। तो दोनों देशों के लीडर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि हमें हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, इसकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो यूएस कंपनीज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाती हैं, उसका बड़ा रोल होगा भारत की क्लीन एनर्जी में जो हम शिफ्ट करना चाहते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी हम और डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ अमेरिकन कंपनीज अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि और ज़्यादा कोलैबोरेट करेगी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोलैबोरेशन उतना नहीं हुआ, पर उम्मीद है अब और होगा। ठीक है। और क्योंकि इंडिया का टारगेट भी है नेट जीरो बनने का, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरत है इंडिया को इन चीज़ों की। पांचवा जो कोर पॉइंट था वो है कि हमने कोशिश की कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करेंगे। ऑलरेडी अभी दुनिया में बहुत सी जंग छिड़ती रहती है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में। अगर आपको यूरोप तक जाना है भारत से या अमेरिका पहुंचना है, तो यही रूट लेना पड़ता है। यहाँ से आप आते हो, बाबल मंदेब से होते हुए रेड सी क्रॉस करते हुए जाओगे, स्वेज कनाल को पार करोगे, पहुंचोगे मेडिटेरेनियन सी में। ये रूट है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक देश है यमन, और यमन के इस इलाके में बैठे हैं हूती रिबल्स। और हूती रिबल्स ने आमतौर पे कभी भी हिंसा करना वो स्टार्ट कर देते हैं। इसराइल के साथ गाजा में यहाँ कोई युद्ध होता है, और यहाँ से ये लोग बमबारी शुरू कर देते हैं। तो इस रूट से जो ट्रेड गुजरता है, वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक वल्नरेबल लोकेशन से पास करता है, जहाँ पर ना सिर्फ हूतीस का हमला होता है, बल्कि यहाँ सोमालिया है, यहाँ पर सी पायरेट्स बैठे होते हैं, इनसे भी खतरा होता है। तो अमेरिका भी चाहता है कि एक अल्टरनेटिव रूट डेवलप हो पाए, तो इसलिए भारत के साथ उन्होंने आईमैक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल, ग्रीस और इवन फ्रांस तक इसको खींचने की बात है। तो कई एक नए सप्लाई चेन्स को बनाना, एक नया कॉरिडोर डेवलप करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के कई से इंडस्ट्रीज जैसे रेलवेज, इन स्मार्ट सिटीज, इनमें भी इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। कई सारी अरेंजमेंट की बात की गई है, जहां और देशों के साथ भी हम कोलैबोरेट करेंगे। तो हम देख रहे हैं इन सभी एरियाज में काम की गया है। और छठा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है एजुकेशन का, वहाँ भी बात की गई कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कॉपरेशन बढ़ाया जाएगा। जैसे हार्वर्ड हो गया, या कुछ ऐसे एलिट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी शायद भारत में फॉरेन कैंपस खोले। इसके ऊपर कुछ कदम बढ़ाए गए हैं, ताकि भारत के लोग जो वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको ना जाना पड़े, इंडिया में ही उनके कैंपसेस हो तो वहाँ वो पढ़ सके। तो इसके लिए बातें चल रही है। लेकिन भारत में कुछ रेगुलेशन का इशू है, यूनिवर्सिटीज़ किस तरह ऑपरेट करती हैं, और अमेरिका में काफ़ी अलग स्ट्रक्चर है, तो रेगुलेशन को लेकर इशूज़ है, तो उसको भी रिजॉल्व करने की बात की गई है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू इन दोनों देशों में कोलैबोरेशन होगा, बेहतर रिफॉर्म्स होंगे, और हो सकता है कि हम जो टारगेट लेके बैठे हैं $500 बिलियन का, वो पूरा हो पाएगा हमारा 2030 तक। और हम जो मैंने 6 पॉइंट्स बताए, कौन कौन से थे, क्या आपको याद है? पहला, ट्रेड बैरियर, ट्रेड के लिए क्या कर रहे हैं हम? बायलैटरल एग्रीमेंट की बात की जा रही है। दूसरा मैंने बोला था किसके लिए रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी, डिफेंस, और क्या चीज़ें थी? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन। एक चीज़ और छूट रही है, वो कौन सी थी बताइए मुझे? एक चीज़ में छूट रही है, वो कौन सी थी जिसमें हम काम कर रहे हैं? 6 चीज़ें मैंने बताई। आई होप आपको 6 की 6 चीज़ें याद होंगी, कौन कौन सी थी वो। ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अब। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा हटके, जहां बात हो रही है भारत के जुडिशरी के बारे में। हम सबको पता है कि भारत में तारीख पे तारीख मिलती है कोर्ट्स में, पर न्याय नहीं मिलता है। फेमस डायलॉग है। ये टॉपिक पॉलिटी के लिहाज से, सोशल जस्टिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें कोर्ट केसेस में जो बैकलॉग्स है बहुत सारा, उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? क्योंकि भारत में अगर आप बैकलॉग की नंबर देखो जो आपको याद होने चाहिए, बहुत रेलेवेंट है, इसको लिख लो। भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी 82,000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। 82,000 केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, मोर देन 62 lakhs इन हाई कोर्ट्स। और ओवरऑल अगर आप निचली अदालतों को देखें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा, और 50 लाख तो केस ऐसे हैं जो 10 साल से भी ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो लोअर कोर्ट्स में 5 करोड़, हाई कोर्ट में 62 लाख, और सुप्रीम कोर्ट में 82,000 केसेस पेंडिंग है। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पेंडेंसी है। और इसकी वजह क्या है? एक तो भारत में जजेस बहुत कम है। ठीक है, जजेस की संख्या बहुत कम है, और प्लस जैसे मैंने बोला 50,000 लाखों ऐसे केस होते हैं जो सालों से पेंडिंग पड़े होते हैं। भारत में हर 1 मिलियन लोगों पर केवल 21 जजेस हैं, दुनिया में लोएस्ट में से एक है ये। और भारत में कितनी भी कोशिश आप कर लो, जजेस की संख्या बढ़ा भी दो, तब भी ये पेंडेंसी सॉल्व नहीं हो सकती। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, कोर्ट्स में ना दुनिया भर में बहुत से सिस्टम्स होते हैं कि अगर आपका इकोनॉमिक इशू है तो आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। अगर आपके घर में कोई झगड़ा हो गया या गली में झगड़ा हो गया तो आप वहाँ पर मीडिएशन करवा सकते हो।
घर में है तो फैमिली कोर्ट अलग होती है, वहां जाकर आप नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई चालान कटा या गवर्नमेंट आपके साथ, बिजली विभाग के साथ कुछ विवाद है, या गवर्नमेंट के साथ कोई रेलवे का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वहां या प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो। लेकिन इंडिया में क्या है, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, किसी ने किसी को गाली दी, किसी का चालान कटा, किसी की बीवी बच्चे के बीच में थोड़ा सा अनबन हो गया, कोई भाई किसी की साइकिल लेके चला गया उठा के, हर केस कोर्ट में ही जाता है, हर चीज़ वहीं पहुंचती है। अब जहां आपके पास 1.4 करोड़ लोग हैं, मतलब 140 करोड़ लोग के आसपास, 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो चुकी है, ऑलमोस्ट 135-140 करोड़, इतने लोग हर मुद्दे पर कोर्ट ही पहुंच जाएंगे, तो पेंडेंसी तो होगी ही। तो कितने भी जजेस आप एम्प्लॉय कर लो, ये इशू रिजॉल्व तब तक नहीं होगा जब तक हम जुडिशियल इश्यूज के अलावा जो छोटे मोटे मुद्दे हैं सबके लिए एक ही जगह जाना ना छोड़े। तो ज़रूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, और हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करें। इसे एडीआर भी कहते हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे फैमिली विवाद के लिए आप आर्बिट्रेशन का सहारा ले सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति आर्बिट्रेट कर सकता है, एक मीडिएटर का सहारा ले सकते हैं, जो दोनों, अगर परिवार में कुछ ऐसा मामला है तो आके सुलह करवा पाए। तो इस तरह के केंद्र की शुरुआत भारत में हो चुकी है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे चीज़ों को थोड़ी और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। एक बड़ी दिक्कत होती है डेटा की, तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर डेटा अवेलेबल करा सकते हैं, जिससे कोर्ट्स और इजीली और एफिशिएंटली काम कर पाए। तो ये कदम हमें लेने ज़रूरी हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सेक्टर रहेगा जो तब भी इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वजह यह है कि सालों से हमारे देश में केसेस पेंडिंग हैं। उसका रिजोल्यूशन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इतने केसेस करता कौन है? तो भारत में जितने केसेस हैं उनमें से आधे केसेस जो है ऑलमोस्ट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। उन्होंने लोगों के ऊपर केस कर रखे हैं, चाहे वो क्राइम का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। तो कोर्ट में जो केसेस हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का, बिजली चोरी का आरोप हो, बैंक में कुछ फ्रॉड हुआ हो, कोई छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आपने कोई फाइन नहीं भरा हो 200 रुपये का, तो उसके लिए भी आप कोर्ट में जाओगे। अब सरकार वो 200 रुपये वसूलने के लिए 2 लाख रुपये खर्च करेगी, और क्योंकि कोर्ट में वो मामला फंसता रहेगा, आपको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, वो 10 साल बाद जाके निपटारा होगा। आप इसलिए नहीं उसको क्लियर कर रहे क्योंकि आपका कुछ और पेज फंस सकता है, इसीलिए आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो। तो ये पेंडेंसी रिजॉल्व कैसे होगी? वो तब होगी जब आप ऐसा मैकेनिज्म लेके आओ जहां आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हर चीज़ पे आप केस ही कर दोगे। आपको रिजोल्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि लिटिगेशन के ऊपर। ठीक है? अभी ये होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जहां पर न्याय की बात करते हैं, पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं। अभी गवर्नमेंट जो सारे डिस्प्यूट की जड़ है, आधे से ज़्यादा डिस्प्यूट उन्हीं के हैं, वो भी लिटिगेशन के ऊपर फोकस कर रही है, रिजोल्यूशन के ऊपर नहीं। तो रिजोल्यूशन का मतलब और लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? देखो, लिटिगेशन फोकस्ड कंट्री वो होती है जहां किसी भी मुद्दे पर आप कहोगे आई विल सू यू, तुम्हें कोर्ट में देखता हूं मैं, तो आप उसके खिलाफ केस दायर कर दोगे। लेकिन अमेरिका और बाकी देशों में, यूरोप की कंट्रीज में, जहां पे इतनी पेंडेंसी नहीं है, वहां क्या कारण है? देखो, वहां ऐसा है कि अगर कोई इकोनॉमिक डिस्प्यूट है, कोई सिविल डिस्प्यूट है, तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना ज़रूरी नहीं है। अगर बेसिक कोई मॉनेटरी डिस्प्यूट है तो आप उसको ट्राइब्यूनल के थ्रू भी रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे सरफेसी एक्ट लगा है जब से भारत में, तो थोड़ी चीज़ें आसान हुई हैं। तो ये मैकेनिज्म होते हैं जहाँ पर आप मीडिएशन का सहारा ले सकते हो। अगर परिवार में कोई डिस्प्यूट है, किसी गली में, बच्चों में, छोटा मोटा मुद्दा है, तो मीडिएशन के थ्रू आप रिजॉल्व कर सकते हो। और भारत में ऐसे लाखों केसेस हैं जो छोटे मोटे मुद्दे अगर कोई बैठ के उनकी मीडिएशन ही करा दे तो सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप आर्बिट्रेशन का सहारा ले सकते हो। जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू या ट्राइब्यूनल्स के थ्रू सुना जा सकता है, जो स्पेसिफिकली उस एरिया के ऊपर काम करने वाले ट्राइब्यूनल्स हों या आर्बिट्री बॉडीज होती हैं जो लोगों के बीच में आर्बिट्रेट करती है। अब जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई केस चल रहा है, या इंडिया, फिलीपींस, चाइना के बीच में केस चल रहा है, तो वहाँ तो कोई दुनिया के लेवल पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठी। तो ये देश कैसे बात करते हैं? इन देशों को पता है कि हम आपस में उलझते रहेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी, तो वो जाते हैं एक आर्बिट्रेटर के पास कि भाई आप हमारे बीच में आर्बिट्रेट करो। तो दोनों देशों को पता है कि अगर ये मुद्दा चलता रहा तो सालों तक चलेगा, तो हमें नुकसान होगा। तो वो आर्बिट्रेटर जो होता है, न्यूट्रल व्यक्ति होता है, वो कोशिश करता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन बताए जिससे दोनों को फायदा हो, टाइम भी वेस्ट ना हो। तो उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। तो आप आर्बिट्रेशन, मीडिएशन लगभग सिमिलर सी चीज़ है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं ताकि कोर्ट के ऊपर दबाव घटे। डेटा को आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। तो यानी आप अपनी डेटा मैनेजमेंट, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन पे फोकस कर सकते हो। और जो कोर्ट केसेस होते हैं ना, कई जगह इंडिया में जो सू करती है गवर्नमेंट, केस चला जा रहा है। अमेरिका में क्या है कि उन्हें पता है अगर जो क्राइम है वो बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, यानी कोई क्रिमिनल इंटेंट के साथ नहीं, सिविल केस है या कोई फाइनेंशियल जुडिशियल इशूज है, तो वहाँ पर आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो। प्ली बार्गेनिंग मतलब
आपको जब कोर्ट में जाने से पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एक तरह का होता ही है। आपको पुलिस वाले कहेंगे देखो भाई, हमारे पास आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, कोर्ट में जाओगे 2 साल मामला चलेगा, इतना पैसा खर्च होगा, ये होगा वो होगा। तो प्ली बार्गेनिंग में होता है, वो आपको ऑफर करेंगे, आप हमारी बात मान लो, आप 5 लाख रुपए जुर्माना दे दो, 1 हफ्ते की जेल काट लो, या फिर कम्युनिटी सर्विस कर दो, डिपेंडिंग अपॉन की क्राइम क्या है। ऑब्वियसली हीनियस क्राइम कुछ है, कोई मर्डर वर्डर है, तो उसमें काम नहीं करता है चीज़ें। छोटे मोटे लेवल पे प्ली बार्गेनिंग से भी काम चल जाता है। तो प्ली बार्गेनिंग की भी बात की जाती है। भारत में ज़रूरत है कि आप ऐसे इनिशिएटिव्स को पुश करो। तो इस आर्टिकल में भी मीडिएशन की बात की गई है। भारत में 1990s के बाद मीडिएशन होना स्टार्ट हुआ था, जिसमें लॉयर को आप थोड़ा ट्रेन करते हो, जजेस को गाइड किया, जजेस गाइड करते हैं, जिसके थ्रू एक अपॉर्चुनिटी बनाई गई जहां पर न्यूट्रल एक हम मीडिएटर्स को बना पाए, जो मीडिएटर्स जाकर कॉन्फिडेंशियल, जो लोग आते हैं बैठते हैं, उनकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, उनकी जो प्रिवेसी है उसका सम्मान करते हैं, उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। और इसने अब धीरे धीरे करके ग्रोथ देखी है, लेकिन अभी भी ये बहुत पीछे है, लोगों को पता नहीं कि ये भी रिजोल्यूशन हो सकता है। तो हमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अगर देखना है तो हमें रियलिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। केवल हम ये सोचे कि सब कुछ कोर्ट से हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो हमें कुछ लीगल रियलिज्म की ज़रूरत है, और कुछ ज़रूरी है कि हम अल्टरनेटिव्स को ढूंढें ताकि चीज़ों की सेटलमेंट हो पाए। ये सिविल कमर्शियल चोरी से लेके चेन खींचने तक हर केस को आप लेके जाओगे, परिवार में झगड़ा हो गया उसको भी लेके जाओगे, तो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफेशनल एवेन्यूज़ बनाओ जहाँ से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की और मैकेनिज्म हो पाए। कुछ मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे मीडिएटर्स, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, प्ली बार्गेनिंग। इन प्रोविजंस को आगे लेके जाने की ज़रूरत है ताकि जो जजेस के ऊपर बोझ है वो घटे, और वो बेहतर तरीके से जो उनके सामने प्रॉब्लम्स है उनका सामना कर पाए। क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स बहुत कम है, पेंडेंसी बहुत हाई है। जो नंबर्स हैं वो आपको याद रखना चाहिए। बाकी जो इसकी कोर कहानी है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्योंकि इन प्रोसेस के थ्रू, चाहे आर्बिट्रेशन हो, मीडिएशन हो, प्ली बार्गेनिंग हो, आप चीज़ों को सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश करते हो ताकि आम जनता को पता हो कि भाई अगर आप इसमें इन्वॉल्व होगे तो आपको इतना फ़ायदा है, अगर नहीं होगे तो आप बुरी तरह फंस सकते हो। तो इन सब चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आई होप आप इसको पढ़ें ज़रूर, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें कि पेंडेंसी की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या था नंबर भाई याद है? 82,000 इन सुप्रीम कोर्ट। कितने थे हाई कोर्ट में, कितने थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये बताओ मुझे ज़रा, क्या याद है आपको? अब आते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ। आई होप आपको 2 नंबर याद होंगे, वही कोर सार है उस टॉपिक का। अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन, और कैसे वुमेन पार्टिसिपेशन की वजह से हम एक बदलाव देख रहे हैं। भारत में धीरे धीरे महिलाओं की संख्या एज ए टीचर्स बढ़ती जा रही है। ये पेपर 1 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। तो भारत में महिलाओं की संख्या कितनी है एज ए टीचर? देखो, दुनिया भर में और भारत में भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ मेल टीचर्स के मुकाबले ज़्यादा फीमेल टीचर्स होती हैं। लेकिन जैसे आप हायर सेकेंडरी से ऊपर जाते हो, यानी एकेडमिक्स में घुसते हो, वहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे तो ज़्यादा है, ऊपर जितना जाते जाओ महिलाओं की संख्या घट जाएगी। तो अभी अगर हम देखें तो 2019 और 20 के बीच में भारत में महिलाओं ने हाफवे मार्क को क्रॉस कर दिया था। यानी अगर 100 टीचर हैं इंडिया में तो 50 से ज़्यादा महिलाएं होती हैं। अभी वो नंबर है 53% के आसपास। इंडिया में जो टीचर्स हैं वो फीमेल टीचर्स हैं। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा है, और वो अपनी संख्या के बल से ज़्यादा ही टीचर्स हैं। लेकिन इसमें हमें एक रियलिटी के पीछे एक और राज छुपा हुआ है कि बहुत सारी डिस्पैरिटी है अलग अलग रीजन्स में। जो प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है उसको हम अगर हम देखें तो प्राइवेट स्कूलों में हम देखते हैं कि महिला टीचर्स ज़्यादा है कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स, और वहाँ पर एक राइज भी देखी गई है, कंसिस्टेंटली वुमेन टीचर्स की राइज देखी गई है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल कहाँ होते हैं? अक्सर अर्बन जगहों पर होते हैं। अर्बन शहरों में, जो शहर है वहाँ फ़ायदा क्या है? वहाँ महिलाओं को मोबिलिटी की समस्या नहीं है। गांव में घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, सामाजिक बंदिशें हैं, दूर स्कूल है तो कनेक्टिविटी का भी कंसर्न रहता है, तो वहाँ महिलाएं अक्सर पढ़ाने नहीं जा पाती। मोबिलिटी का इशू कहाँ कम रहता है? शहरों में, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कनेक्टिविटी की सुविधा है, तो वहाँ हम देख रहे हैं महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन संख्या ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि चीज़ें रिजॉल्व हो गई। शहरों में उन्हें क्यों चूज़ किया जाता है एज टीचर्स? एक तो प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे बेहतर तरीके से पढ़ा पाती हैं, और दूसरा उन्हें सैलरीज हमेशा कम ऑफर की जाती हैं। सो दे वर्क एट लोअर सैलरीज। तो उनकी सैलरी कम होने की वजह से वो एक बेहतर प्रपोजिशन बन जाती है उन स्कूलों के लिए कि भाई आप कम सैलरी में काम करवा लोगे। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, और खासतौर पे हायर लेवल पर महिलाओं की संख्या और बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम देखें इंडिया में स्टेट्स कौन से सबसे आगे हैं, तो केरला, तमिलनाडु, पंजाब लीड कर रहे हैं फीमेल टीचर पार्टिसिपेशन में, जहाँ हाईएस्ट है ये।
78, 67 और 64% के आसपास। लेकिन हायर एजुकेशन की बात करें, वो मेल डोमिनेटेड फील्ड है। वहाँ केवल 43% जो है वो फैकल्टी मेंबर्स फीमेल हैं 2021-22 के ऑल इंडिया सर्वे को अगर हम देखें। तो इसकी वजह ये भी दिखाता है कि आगे जाकर जो एक ग्लास सीलिंग होती है वो हिट कर जाती है महिलाएं। ग्लास सीलिंग मतलब एक लेवल के बाद महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती उस क्लब में जो ज़्यादा हायरार्की में ऊपर होता है। ठीक है, आप इतने लेवल पे रहो, इससे ऊपर मत आओ, आप लड़की हो, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए आपको। तो वो ग्लास सीलिंग की वजह हमें एजुकेशन भी इस सेक्टर में देखने को मिलती है, जहाँ प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी तक तो ठीक है, हायर एजुकेशन में जैसे जाओगे तो मेल्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम यूनेस्को की रिपोर्ट को देखें तो 68% प्राइमरी, 54% ऑफ सेकेंडरी टीचर्स आर वुमेन, बट ओनली 41% ऑफ टर्शरी एजुकेटर्स आर फीमेल। यानी जितने ऊपर आप जाते हो महिलाओं की संख्या घटती चली जाती है। लेकिन दुनिया भर में अगर हम देखें, रशिया, लैटविया का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, जहाँ पर 80% जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो वुमेन हैं। सब सहारा में वो नंबर देखोगे तो 41% है। तो क्यों ये डिफरेंस है कि रशिया वगैरह में, लैटविया में 40% है और अफ्रीका में 80% है और अफ्रीका में 40%, आधा क्यों पॉपुलेशन के अनुपात में? क्योंकि देखो, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी कंजर्वेटिव है, तो लोग रियलिस्टिकली उतने ज़्यादा ओपन नहीं है। तो औरतों के लिए मोबाइल होना उतना मुश्किल नहीं है, दे कांट रियली मूव और गो टू टीच। तो वो बंदिशों की वजह से वो कोऑपरेट नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ पाते। तो इंडिया में भी एक तरह से देखा जाए तो हायर एजुकेशन में महिलाओं की अंडर रिप्रेजेंटेशन दिखाती है सोसाइटी का बायस। और जहां उनको मौका मिल भी रहा है पुरुषों के मुकाबले बराबरी का, वहां पर ही सैलरी उनकी कम है और स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। तो इंडिया में भी अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। एक आपको ग्लास सीलिंग की बात जो मैंने बताई वो है भारत में ग्लास सीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इसके बाद दूसरी बात आती है कि और क्या कंसर्न है, मेंटरशिप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और खासतौर पे डबल बर्डन जो वो झेलती हैं। डबल बर्डन मतलब कोई महिला स्कूल में पढ़ाने लग गई तो वो काम कर रही है, पर उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी रहेगी, काम की जिम्मेदारी भी रहेगी, किससे बच नहीं सकती वो। तो फीमेल टीचर्स के साथ ही एक डबल डबल समस्या रहती है। उनके साथ एक विशेष नई तरह की स्किल्स भी आती है, वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कंपेयर टू मेल टीचर्स बेहतर होती है, उनके पास नर्चरिंग एबिलिटीज़ इन जनरल देखा जाए तो बेहतर होती है। लेकिन ज़रूरत यह है कि केवल यही ना हो, उनको बराबरी का हक दिया जाए और साथ साथ बराबर पेमेंट भी दी जाए। फीमेल टीचर बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर उनका रोल बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि अगर आप फीमेल हेल्थ की बात करें, एडोलसेंट गर्ल्स की बात करें, तो वहाँ मेंस्ट्रुएशन की बात हो गई, वहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो गई, जो एक टैबू समाज में बना हुआ, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक आपको आह्वान अगर चलाना है तो अब महिलाएं उसके प्रति ज़्यादा जागरूक रहती हैं, इसलिए उनका रोल बहुत ज़्यादा है इन सब एरियाज़ में और आकर प्रमोट करने का। कई सारे चैलेंजेस हैं, सैलरीज ना होना, सेफ्टी का कंसर्न है, वर्क प्लेस में हरासमेंट की समस्याएं हैं। उनके लिए सर्टिफिकेशन का प्रोसेस, टीचर बनने तक का जो स्टेप है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर जो घर में मेल होते हैं ना, पुरुष, उनको पढ़ाई और पढ़ने देने में एक वरीयता दी जाती है कि आप पढ़ लो भाई जाकर, आपको घर चलाना है। महिलाओं के केस में ऐसा नहीं होता। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करे, जैसे बांग्लादेश में किया गया है, कि वो सर्टिफिकेशन अगर करना चाहें एजुकेशन में तो उनको सपोर्ट मिल पाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो इसमें और ज़्यादा हिस्सा ले पाए। ऑलरेडी उनकी कैपेसिटी जो है उससे ज़्यादा वो मेहनत करनी है, डबल बर्डन, यानी घर का भी काम करना है और ऑफिस का भी काम करना है, वो दिक्कतें भी झेलती हैं। तो ज़रूरी ये है कि कुछ फैमिली फ्रेंडली पॉलिसी बनाई जाए, जहाँ वर्क आवर हो गया या चाइल्ड केयर सपोर्ट दिया जाए फीमेल टीचर्स को, ताकि वो भी उनके अंदर झिझक ना रहे कि उनके बच्चों का क्या होगा, या फैमिली के साथ कंसर्न हो सकता है, शायद किसी का घर में उनकी कुछ जिम्मेदारियां हों, तो उसके लिए एक बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। अब आप कहोगे क्यों भाई, पुरुष भी तो हैं, वो घर का काम करेंगे, वो तो करेंगे ही, उनको तो करना ही चाहिए, पर गवर्नमेंट को रियलिस्टिक तरीके से पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो वहाँ ये स्कोप है कि हम ये ऑप्शन दे के रखें। हमें टारगेटेड मेजर्स लेने चाहिए, हाउसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और बेहतर सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करनी चाहिए कि वुमेन और ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आकर इन सभी एरियाज़ में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। बांग्लादेश के जिस मैंने इनिशिएटिव की बात की थी, वहाँ पे महिलाओं को स्टाइपेंड दिया जाता है रूरल एरियाज़ में, ताकि वो बेहतर तरीके से एजुकेशन गेन कर पाएँ और टीचिंग कर पाएँ अगर वो करना चाहती हैं तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली चाइल्डहुड प्राइमरी एजुकेशन में फीमेल टीचर्स का होना बहुत इफेक्टिव है, वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकती हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम इसको और आगे लेके जाएं और उनके मेथड्स, जो टीचिंग के मेथड्स हैं, जो उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनका स्किल सेट है, उसको इम्प्रूव करवाया जाए। तो देखा ये जाता है कि क्लासरूम अगर एक फीमेल टीचर लीड कर रही होती है तो वहाँ पर 20% ज़्यादा चांसेस होते हैं इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन के, चाहे लड़का हो या लड़की, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। मेल टीचर के केस में अक्सर महिलाओं
कि एक बनस्पत अगर मेल टीचर्स आपकी क्लास में आते हैं तो लड़कियों में थोड़ी झिझक ज़्यादा देखी जाती है। तो इसी कारण से वुमेन अगर टीचर्स होती हैं तो स्कूल के लिए बेहतरी है, बस जो इश्यूज हैं हमें उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा, ये वो फीमेल टीचर्स की संख्या बढ़ने का, कि एक वो स्टूडेंट के गाइड की तरह काम करेंगी, दूसरा जो जेंडर सेंसिटिविटी है वो डेवलप होगी बच्चों में। अगर सोचो एक स्टूडेंट अपने स्कूल में पूरी पढ़ाई करके आ गया, उसने कभी कोई फीमेल टीचर ही नहीं देखी पढ़ाते हुए, और वो बॉय स्कूल में पढ़ा है, तो लड़के के प्रति क्या मानसिकता होगी? कभी इंटरेक्शन ही नहीं होगा। तो अगर फीमेल टीचर क्लास में होती है तो वो जेंडर इक्वालिटी को अपने आप स्वतः रूप से, उनकी प्रेजेंस ही इस चीज़ को स्टैब्लिश करती है। एटीट्यूड को शेप करने में रिस्पेक्ट, इक्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग बच्चे सीख पाते हैं अगर फीमेल टीचर रहती है तो एक जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है जेंडर गैप का भारत के अर्थव्यवस्था के लेवल पे, उसको भी हम कम कर पाएंगे, और जो फीमेल टीचर्स हैं वो इंडिविजुअली भी और ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगी, लिबरेटेड फील करेंगी, इकोनॉमिकली लिबरेटेड फील करती हैं। साथ ही साथ बच्चों को भी जो वो एक जेंडर गैप है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प होगी। तो भारत का जो एम है जेंडर पैरिटी का एजुकेशन रोल्स में, अगर वो होता है तो ग्लोबल जीडीपी को, ये दुनिया की बात हो रही है, $12 ट्रिलियन का फ़ायदा होगा, क्योंकि अफ्रीका वगैरह में तो बहुत कम पार्टिसिपेशन है। भारत को भी यहाँ पर और स्कोप है इन चीज़ों में बेहतर करने का। हमें एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है और एक यूनिक पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है, ताकि हम बेहतर तरीके से इनोवेट कर पाएँ और एक नई जनरेशन खड़ी कर पाए फीमेल स्टूडेंट्स की, जो आगे जाकर टीचिंग ऐसे जुड़े हुए एरियाज़ में करियर तलाशें और फोकस करें, ताकि ना सिर्फ वो पढ़ाएंगी तो उनके पढ़ाने से ना सिर्फ उनका विकास हो रहा है, उनका सशक्तिकरण या उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, बल्कि जो स्टूडेंट सामने बैठे हैं उनकी भी एम्पावरमेंट हो रही है। तो इन एरियाज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, हायर एजुकेशन में और बाकी एरियाज़ में जब उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, उनको इक्वल सैलरीज मिल रही होंगी, जो अब उनकी मोबिलिटी का जो कंसर्न है, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी, इसको रिजॉल्व कर लोगे आप, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ, अब हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है टीचिंग को और टीचिंग से जुड़े हुए मुद्दों को। तो ये थी आज की एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, 6 पॉइंट्स अमेरिका इंडिया रिलेशंस के, इंडिया में जुडिशियल पेंडेंसी का क्या मामला है, महिलाओं का कितना शेयर है एजुकेशन में, ये चीज़ें याद रहेंगी। तो अगर आपको ऐसे या कोई भी पॉइंट ऐसा डिस्कस करना हो तो आप इस चीज़ को समझ पाएँ। वीडियोज़ की PDF आपको सुमित सर के चैनल सुमित रेवड़ी या फिर ओनली एज नथिंग एल्स पे मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली आइज एंड हैव अ नाइस डे।